जय हिंद। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आज जिनको देख रहे हैं बहादुर सिंह यानी प्रोफेसर एनबी सिंह साहब, डॉक्टर एनबी सिंह साहब, जो कि पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बॉटनी के प्रोफेसर थे सर। और आज जब मैं खड़ा हूँ, दिखाना थोड़ा, ये दिखाओ, ये रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी है और ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। यहाँ सर जो है गेस्ट टीचर के रूप में पोस्टेड हैं। तो सर आप ये जर्नी, आज की जो बातचीत है वो शुरू करें। ये दिखाइए, ये रज्जू भैया जी की ये स्टैचू है और ये उनके बारे में ये लिखा गया है, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज, और न ही ज्ञानेन सदसंग पवित्र मिह विद्यते प्रज्ञता परिसर का लोकार्पण। ये प्रोफेसर अविनाश चंद पांडे, बाकी सब चीज़ें लिखी हुई हैं। चलिए अब हम सर से बात करेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रयागराज जन जागरण पर। थैंक यू जी सर। और आज हम सर आपसे जानेंगे कि आपको ये मोटिवेशन, अगर मैं सर के बारे में बताने के लिए, मैं बहुत छोटा हूँ सर, जो है इतनी जो सर की जो जितनी भी ज़िंदगी हुई है अभी तक के यात्रा में सर साइकिल से ही यात्रा करते हैं, पर्यावरण के प्रति समर्पित, प्रदूषण नियंत्रण के प्रति समर्पित, और लोगों को कैसे जागरूक किया जाए पर्यावरण के प्रति, उसके प्रति समर्पित सर से, प्रोफेसर एनबी सिंह साहब से हम बहुत सारी बातें करेंगे। सर थैंक यू। जी सर, ये कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला सर? देखिए, मैं गांव का रहने वाला हूँ। जी सर। गांव में दो शब्द बहुत प्रचलित हैं और गांव के लोगों से जुड़े हुए हैं, शीर और शायर। जी जी। खेती बाड़ी और बाग। जी। तो बाग हमारे यहाँ है। जी जी जी। हमारे यहाँ 10 बागें हैं। जी सर। और पिताजी ने मेंटेन किया था उनको। जी। मेरे घर के सामने चक थी, मैंने कलमी आम के बारे में सुना था। जी। तो मैंने अपने पिताजी से कहा, हम यहाँ एक खेत में कलमी आम लगाएंगे। जी। कक्षा 3 में मैंने 50 पेड़ सुल्तानपुर ज़िले से मंगा के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 50 पेड़ कलमी आम के लगाए। और तब से हमको पेड़ों के प्रति बड़ा लगा हुआ, साग सब्जियों के प्रति लगा हुआ। आप समझिए, हम अपनी सब्जी उगाते तो वही हम खाते थे। जी। तो इस तरह गांव से फिर इलाहाबाद आ गया मैं। सर सांप भी पकड़ते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। और सांप इतना ही नहीं कि कोई छोटा मोटा, अजगर जो कई केजी का होता है, जो कई फीट लंबा होता है सांप, वो भी पकड़ते हैं। और कितने दिन लगते हैं, कैसे कैसे पकड़ते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं सर, आप दिखाते हैं जी। तो ये जो जितना ये लगा है, देखिए, मौलसी का वृक्ष मैंने लगवाया अभी। ये लाल चंदन बड़ा दुर्लभ पौधा होता है। ये लाल चंदन है, महंगा होता है। ये लाल चंदन मैंने लगवाया है अभी। ये लाल चंदन है। और यहाँ का ग्रीन कवर माननीय कुलपति जी के निर्देश में जी, और उनके विशेष अनुकंपा से ये मैं लगवा पाया हूँ जी। तो आप जितने पौधे देख रहे हैं, अधिकतर मेरे लगाए हुए जी। करीब 10,000 पौधों का वृक्ष। हरियाली गुरु हैं, जो इनके द्वारा जो है ये पूरी हरियाली संवारी गई है। और इन्हीं के द्वारा ये पूरा ये जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं, इन्हीं के सौजन्य से जो है। तो सर ये बताइए कि लोगों को, हमारा इस इंटरव्यू का जो मोटिव है, जो उद्देश्य है, वो ये है कि लोगों को कैसे जागरूक किया जाए सर इन पेड़ पौधों सर। क्योंकि आज जब लोग घर बना रहे हैं, हम देख रहे हैं घर के सामने पेड़ पौधा लगाने की जगह नहीं छोड़ रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि लोग जो है घर, जहाँ ये पेड़ पौधे जहाँ थे वहाँ आज घर बन गए हैं। तो ये समाज और ये सभ्यता किस ओर जा रही है? हम लोग पेड़ पौधों, नदियों की पूजा करते हैं, उन नदियों को प्रदूषित किया जा रहा है, उन पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, और लोग समझ नहीं पा रहे हैं सर। मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, आप कम बोल रहे हैं। अब आपकी बारी है सर कि जो हम दवाएं तमाम खा रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि हम ठीक नहीं हो पा रहे। ये क्या कारण है? ये सभी जानते हैं कि जब हम पैदा होते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं जी, प्राणवायु जी। बच्चा पैदा होता सबसे पहले ऑक्सीजन लेता है, धरती पर आते ही ऑक्सीजन लेता है। रोटी कपड़ा मकान नहीं देखता है। और हमारे पूर्वजों ने वृक्षों को देवताओं से जोड़ा था। कोई ऐसा वृक्ष नहीं जो किसी न किसी देवता से जुड़ा हो और किसी न किसी पौराणिक कथाओं में उसका वर्णन हो। जीव जंत वनस्पतियों को सभी देवताओं से उन लोगों ने जोड़ा है जो शायद गुरुकुल में भी पढ़े नहीं रहे होंगे अपने ज्ञान से। तो हमको उनका सम्मान करते हुए सभी जीव जंत वनस्पतियों का संरक्षण करना चाहिए। वृक्षों के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है।
वृक्षों को हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। आज जो ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं उसको पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को, उस जहरीली गैस को जो तापमान बढ़ाती है धरती का, उसको पौधे अवशोषित करते हैं और शंकर जी की भूमिका में उससे कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, रोटी कपड़ा मकान के संसाधन बनाते हैं। तो वृक्षों को संरक्षित करना चाहिए। जब हम वृक्ष नहीं लगाते थे तब जंगल थे जी। आज जब सब हाथ में पौधा लेके घूम रहे हैं, जन्मदिन ये वो सब, तो जंगल कहाँ जा रहे हैं? हमें जो प्राकृतिक संसाधन उनका सम्मान करना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए। लेकिन इस भौतिकता के ज़माने में हम विकास की होड़ में लगे हैं। 99 की फेर में हैं। इस एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, नो प्रॉब्लम, किसी कोई समस्या नहीं है। 21% ऑक्सीजन है, प्राणवायु जो सबके अंदर है। 99 अब इस 99 के फेर में पड़ जाते हैं। आप मुहावरा सुने होंगे, 99 का फेर एक और हो जाए, एक शतक और एक रन और बन जाए 100 हो जाए, 1 रुपया हो जाए 100 हो जाए, 1000 हो जाए तो इतना हो जाए। तो उस विकास की होड़ में मैंने जंगल को नष्ट किया है, इस धरती को बर्बाद किया है, पर्यावरण को दूषित किया है। हमको वृक्ष लगाना चाहिए। वृक्ष जल वायु जमीन तीनों को शुद्ध करते हैं। आज के 100 साल पहले कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% थी। कितना? 0.03%, एक के 100वें हिस्से से भी कम। आज कार्बन डाइऑक्साइड 400.45 तक हो गई है और लोग चिंतित हैं कि 2050 तक कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि कैसे 2.5 तक हम रोक पाएंगे, कि तापमान की वृद्धि 2 डिग्री सेल्सियस कैसे रोक पाएंगे। अगर होगा तो हमारा जीवन मुश्किल हो जाएगा। इस धरती पर हो सकता है कि हम रहने लायक, हमको नेचर नष्ट हो गए। तो जो पर्यावरण, और दूसरी चीज़, यू आर द बेस्ट सिग्नेचर ऑफ नेचर। आप प्रकृति की खूबसूरत रचना हो, आप बुद्धिजीवी हो। आपको जागरूक करने का मतलब क्या है? बुद्धिजीवी हैं आपको मैं जागरूक कैसे कर सकता हूँ? लेकिन जब मैं आपको जगाता हूँ तो आप जा करके रुक जाते हो, जाकर रुक जाते हो। आप सोचो, नेचर ने जो दिया उसको संरक्षण करो, उतना ही शोषण, उतना ही उससे ग्रहण करो जितना वो धरणीय विकास की बात करे, जितना वो वहन कर सके। जिस विकास को नेचर वहन कर सके उतने ही विकास को करिए। ये देख रहे हैं कि पेड़ पौधे लगाने का जो ढकोसला है, उसमें पेपर में, न्यूज़पेपर में, टीवी में आना, करोड़ों पेड़ पौधे, सरकार के भी दावे, एनजीओस के भी, लेकिन ग्राउंड पर नहीं दिख रहा है सर, बहुत कम दिख रहा है सर। जहाँ पेड़ पौधे, बड़े बड़े पेड़ कट रहे हैं, वहाँ छोटे छोटे पौधे यानी ग्रीनरी लगाई जा रही है। देखिए, आजकल लोग सोच रहे हैं कम समय में बड़े पौधे लगा लें। मेरा मानना है कि जो पौधे धीरे धीरे बढ़ते हैं उनकी आयु लंबी होती है। जो पौधे जल्दी से बढ़ जाते हैं, इसका मतलब है उनको जल्दी अपना जीवन चक्र पूरा कर लेना है, वो जल्दी समाप्त होंगे। आवश्यकता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की, है नेचुरल स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय ग्रीन प्लांट। जो एटमॉस्फेयर में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड है उसको पौधों के अंदर संग्रहित करना और स्टोरेज बनाना। जैसे हम 100-150 साल उम्र वाले पौधे लगेंगे, वो 150 साल तक कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर समेटे रहेंगे। वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में नहीं रहेगी, पेड़ पौधों में रहेगी। तो हमको लंबी आयु के पौधे लगाना चाहिए, एक चीज़। दूसरी, जब मैं देखता हूँ बाहर के पौधे लगाए जाते हैं, हमारे नेटिव प्लांट इतने हैं, स्थानीय पेड़ इतने हैं, आम, नीम, महुआ, जामुन, पाकड़, पीपल, गूलर, बरगद, सर ये पुत्रजीवा जी, पीपल, फाइकस रिलीजियोसा, पीपल, बरगद, क्रेटिवा रिलीजियोसा जो टेम्पल ट्री कहते हैं, बड़ा अच्छा पेड़ होता है, मौलसी है। ये सब स्थानीय पौधे लगाइए। और ये जो बड़े पेड़ होते हैं, बड़ी आयु के पेड़ होते हैं, उनको लगाना चाहिए। और लोग आज चाहते हैं कि हम जल्दी पेड़, छोटे पेड़ लगाएं या बड़े बड़े पेड़ लगाएं, तो हम एक रूट शूट रेशियो की बात करते हैं। जिस पेड़ में जितनी ज़्यादा अधिक से अधिक जड़ होगी, वो पेड़ उतना अधिक विकास कर पाएगा। लेकिन हम एक साथ इतने नज़दीक, जैसे हम नीम 3 मीटर पर लगा देते हैं, तो हमको एक 10 मीटर की दूरी नीम के पेड़ की रखनी चाहिए। 10 मीटर की? ये 10 मीटर की दूरी पेड़ों की रखनी चाहिए। पीपल, बरगद, पाकड़, नीम, महुआ, आम महुआ गायब होते जा रहे हैं, जो हमारी जीविका के साधन थे। आपसे कहेंगे आप कौन से पेड़ लगाएंगे? हम वो पेड़ लगाएंगे जो हमको खाना भी दे, जो हमको लकड़ी भी दे, और जो हमको प्राणवायु भी दे, और जो हमारी निकाली हुई दूषित हवा कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन में बदल सके, कार्बोहाइड्रेट में बदल सके। हमको ऐसे पौधे लगाना चाहिए। और गमले में तो पौधे के शौकीन हैं, पेड़ काटते हैं लोग। मैं एक पत्ती भी नहीं तोड़ता हूँ, एक पत्ती भी नहीं तोड़ता हूँ।
कि वो ऑक्सीजन निकालने वाली पत्ती पता नहीं किसके काम आएगी। सर आपने बोला पत्ती भी नहीं तोड़ते हैं, तो अब ये दिखाना, जो लोग देखते हैं कि पेड़ों को छांट देते हैं, वो कितना सही है सर? देखिए कटाई छटाई ठीक है, जैसे अब हम इसको चाटेंगे, लेकिन हम इसको जितनी शाखाएं उतने पेड़ बनाएंगे। हम चाहते हैं, देखिए अभी वो एक पेड़ लगा था, वो फट गया, वो काटा है मैंने, देख रहे हैं ना। तो ये जो शाखा है इसको हम एक रखेंगे, ट्रंक एक रखने से उनकी आयु लंबी होती है, नहीं बीज से फट जाते हैं। तो एक ट्रंक होगा तो बीज फटेगा नहीं, उसकी आयु लंबी होगी, किसी हवा में तूफान में टूटेगा नहीं। तो एक ट्रंक रखना चाहिए, इसको मैं एक ही रखूँगा और इससे मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। हर डाल को मैं पौधे में परिवर्तित करूंगा। तो मैं पौधा नहीं खरीदता हूँ, सीडलिंग नहीं खरीदता, पौधे नहीं खरीदता, क्योंकि बीज है, बीज नेचर ने, कोई पेड़ पौधा बीज नहीं खाता है, वो फ्री करता है। तो आप उसको एकत्र करके लगा सकते हैं, सोइंग कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं जंगल। सर यहाँ के जो डॉक्टर्स और प्रोफेसर साहब हैं और जो स्टूडेंट हैं यहाँ के और जो काम करने वाले हैं आपके अंडर में, वो ये बोलते हैं कि सर आप पेड़ पौधों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और अपने घर परिवार पर कम ध्यान देते हैं। सर निश्चित है, ये स्वाभाविक है। जब मैं अपने को भुलाऊंगा तो मैं आप पर ध्यान दे पाऊंगा, जब मैं परिवार को भुला पाऊंगा तो मैं गांव पे ध्यान दूंगा, जब गांव से थोड़ा ऊपर उठूंगा तो पड़ोस में, गांव के पड़ोसी गांव में ध्यान दूंगा। ये तो निश्चित है कि जब आप अपने ऊपर कंसंट्रेट करोगे, अपने भौतिक सुखों पे जाओगे, तो आप बाहर के लिए कुछ नहीं करते। आप बहुत बड़ी बात बोला सर आप। त्याग मांगता है समाज, त्याग करना पड़ेगा। तो अगर मैं परिवार में, अगर मैं यहाँ 8 बजे आकर के 7-8 बजे तक रहता हूँ, पौधों की सिंचाई करता हूँ, तो निश्चित घर हमारा शाम को 7-8 बजे तक। हाँ, तब यही कहेंगे आप कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं? तो मैं खुश रहता हूँ पेड़ों के बीच में। आप पेड़ के पीछे रहिए, आप कितनी एनर्जेटिक महसूस करेंगे, कितनी ऊर्जावान महसूस करेंगे, क्योंकि आप ऑक्सीजन के जनक के पास हैं। आप किसी व्यक्ति के पास खड़े हुए 1 घंटा आप फील करेंगे, और किसी पेड़ के पास 1 घंटा खड़े हुए बहुत अंतर महसूस करेंगे। बिल्कुल सर, चलिए आगे चलते हैं। सर हम देख रहे हैं कि दिन पर दिन प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन लोग ये राजनीति पे बात कर रहे हैं, जातिवाद पर बात कर रहे हैं, धर्म पर बात कर रहे हैं, तमाम मुद्दों पर डिबेट हो रहा है टीवी में। लेकिन प्रदूषण पर आंदोलन कब होगा सर, और प्रदूषण पर बात कब करेगी जनता, देश और समाज और सरकार? देखिए प्रदूषण के प्रति सभी जागरूक हैं, समस्या है ध्यान देने की कि प्रदूषण को हम कितना कम करें, और प्रदूषण कितना कम करें, प्रदूषण की रोकथाम करें। पहली बात तो रिसोर्सेज, प्रदूषण के जो सोर्स हैं उनको कम करना चाहिए, उनको मिनिमाइज करिए, उन पे नियंत्रण रखिए। इसके बाद प्रदूषण हो जाए, जैसे कोरोना काल में आप देख रहे हैं कि लोग कह रहे जल साफ हो गया, यहाँ से हिमालय की चोटियाँ दिख रही मनाली से, तो ये सब जागरूक हैं। प्लास्टिक जानते हैं कि प्लास्टिक प्रदूषक है, कीटनाशक प्रदूषक है। हम जल वायु जमीन से बने हुए हैं, वी आर लिविंग एनवायरनमेंट, हम जीवित पर्यावरण हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, इसको सभी जानते हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, हम जल वायु जमीन से बने हैं। बाहर भी यही है। तो अगर बाहर जल है, जल में कोई चीज़ है, जल मंडल है, वायु है तो वायुमंडल है, थल में कोई चीज़ है तो उसको थल मंडल कहते हैं। उसमें रहने वाली चीज़ों का, जंतुओं का चित्रण करते हैं, वर्णन करते हैं। लेकिन हम जल वायु जमीन के समेकित रूप हैं। मुझमें जल मंडल, थल मंडल, वायुमंडल का समेकित रूप हूँ। वी आर लिविंग एनवायरनमेंट, हम जीवित पर्यावरण हैं। बाहर का जल 70% इधर, बाहर की वायु, मिट्टी, मृदा, मिनरल्स हम लेते हैं। मेरा शरीर मिनरल से बना हुआ है, उसकी कमी हम पूरा करते हैं मिनरल, फल और सब्जियों से। जल की कमी जल से पूरा करते हैं। ऊर्जा लेते हैं अग्नि, जी सर, सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा है वो अग्नि, वो वनस्पतियों से लेते हैं। जो एनर्जी के रिसोर्स हैं उनको लेते हैं। अब अगर जल वायु जमीन तीनों शुद्ध नहीं है तो हम स्वच्छ कैसे रह सकते हैं? तो ज़रूरत है हमको पर्यावरण की बचाने की, और हम जबकि पर्यावरण के एक अंश हैं। बी ऑल लिविंग एनवायरनमेंट, हम जीवित पर्यावरण हैं। तो पर्यावरण के संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण की जरूरत। विकास की होड़ में मैंने कल कारखाने लगाए, निर्माण कार्य किया, भवन निर्माण किया, और इससे प्रदूषण बढ़ा। एक O2 CO2 को एक बैलेंस है। हम पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं,
पौधे उसके बदले हमको ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को मिटिगेट करते हैं। पौधे एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, तमाम पादपीय प्रोडक्ट उत्पादक बनाते हैं। लेकिन विकास की होड़ में ये इम्बैलेंस हुआ, अनियंत्रित चीज़ें हुई, एटमॉस्फेयर प्रदूषित हुआ, कीटनाशकों से, फर्टिलाइज़र से जल प्रदूषित हुआ। हमारी मिट्टी, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः, माता भूमि है और मैं उसका पुत्र हूँ। गंगा माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। क्या हम ये कहने का अधिकृत हैं? जब हम वेब 22 मनाते हैं, वेब 22 वाटर्स डे 22 मार्च, अर्थ डे 22 अप्रैल, जैव विविधता दिवस बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई, तो मैं दुखित होता हूँ। मैं साल भर ये चीज़ें मनाता हूँ और इन दिनों पे वेब 22 मैं सेलिब्रेट करता हूँ, क्योंकि ये सब एक दिन की नहीं है, केवल ये जागरूक करने के लिए हैं। लेकिन जिसको जागरूक करता जाकर रुक जाता है, जाकर सो जाता है। आपको ये मानना पड़ेगा कि वृक्ष जलवायु जमीन तीनों को शुद्ध करते हैं और वृक्ष ही प्राणवायु देते हैं। तो प्राणवायु के जनक को संरक्षण की ज़रूरत है। जीव जंतु वनस्पतियाँ, अगर ये जीव जंतु होते, वनस्पतियाँ, जैसे मैं सांप बचाता हूँ, आपने कहा, मैं पक्षियों को बचाता हूँ, गौरैया के लिए घोंसला मारता हूँ, ये सब कीटों का भक्षण करते हैं, जो हमारी फसलों को नुकसान करते हैं, हमको नुकसान करते हैं, उनको ये खाते हैं। अगर ये संख्या कम होती गई तो कीटनाशकों का अधिक से अधिक प्रयोग करना पड़ेगा। और कीटनाशकों का मैंने प्रयोग करके वनस्पति जंतुओं के भोजन को विषाक्त किया है। मैंने चिड़िया के भोजन को विषाक्त किया है। जब चिड़िया कीटनाशक के जहरीले कीड़े को खाएगी तो मरेगी, तो कीटों का प्रकोप बढ़ेगा आपके स्वास्थ्य पे, आपके पर्यावरण पे, आपके एटमॉस्फेयर पे। जैसे गिद्ध था, नेचुरल स्कैवेंजर्स गायब हो गया। सियार थे, जयकाल जिनको आप कहते हैं, ये नेचुरल प्राकृतिक इसके सफाई करता थे, ये नेचर के कहाँ हैं, कहाँ गायब हैं? ये सब आपको ज़रूरत ही नहीं थी अगर बैलेंस होता तो जीव जंतुओं का संरक्षण अधिक आवश्यक है, वनस्पतियों का संरक्षण अधिक आवश्यक है। अगर ये नहीं रहेंगे तो हमारा अस्तित्व खतरे में होगा। जी, जल की बात करते हैं, हम जल दिवस मनाते हैं। NB सिंह साहब, ये बताइए कि आपको इतना पेमेंट मिलता रहा होगा जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर थे बॉटनी के, और आज भी पेंशन मिल रही होगी, और आज जब यहाँ गेस्ट टीचर हैं वो भी पेमेंट मिल रहा होगा, लेकिन आप साइकिल से चलते हैं सर, इसके पीछे के क्या राज है सर? देखिए, हमारी दूरी साइकिल से पूरी हो जाती है जी। तो जब साइकिल से हम अपनी दूरी कर पाते हैं जी, तो हमको कार की क्या ज़रूरत है जी। और हम सबसे अनुरोध भी करेंगे कि कम दूरी या तो पैदल चलिए या तो साइकिल का उपयोग करिए। मैं साइकिल चलाता हूँ। हमको विश्वविद्यालय में लोग चिरकुट कहा करते थे, तो मैं चिरकुट कैसे हूँ? मैं 10 लड्डू खा सकता हूँ। फिजिकल लेवल लोग नहीं करते, हाई कैलोरी फूड लेते हैं, सवेरे योग प्राणायाम मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करते हैं। मैं कुछ नहीं करता, मैं केवल साइकिल चलाता हूँ। जब लोग चिरकुट कहते हैं तो मैंने कहा मेरी BMW खड़ी है। BMW मीन्स बेकार मीन्स वॉकर। तो मैं उससे प्रदूषण बचाता हूँ, उससे पेट्रोल बचाता हूँ, रोड टैक्स बचाता हूँ, पार्किंग बचाता हूँ, इंश्योरेंस बचाता हूँ, और पेट्रोल का खर्च, ड्राइवर का खर्च, मेंटेनेंस का खर्च, इंश्योरेंस का खर्च जो बचता है उसको मैं समाज के लिए, पर्यावरण के लिए, पशु पक्षियों वृक्षों के संरक्षण के लिए खर्च करता हूँ। मैं कितनी बड़ी बात है कि जो पैसा बच रहा है उस गाड़ी के खर्चे, पेट्रोल और टैक्स का पैसा, वो पशु पक्षी और इन पेड़ पौधों के लिए जहाँ भी। और दूसरे मैं दवा भी बचाता हूँ। मैं बहुत कम दवा लेता हूँ जी। न शुगर की दवा लेता हूँ, चीनी खाता हूँ, चीनी पीता हूँ मैं। और हमारे ख्याल से अगर बहुत दुबला खाते पीते घरक नहीं लग रहा हूँ तो खराब भी नहीं लग रहा हूँ मैं। नहीं सर, आप फिट हैं। ओके, चलिए आगे। अब क्या संदेश देंगे कि सर कि किस प्रकार से जो है लोगों को अब जीवन शैली किस प्रकार, लाइफ स्टाइल किस प्रकार से होनी चाहिए सर? किस प्रकार से हम पेड़ पौधों को बचा सकते हैं सर? देखिए, आप गाय को माता कहते हो, आप धरती को माता कहते हो, आप गंगा को माता कहते हो। ये तीनों रिसोर्स हैं हमारे। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने कहा था कि जिस राष्ट्र ने, जिस व्यक्ति ने धरती का सम्मान नहीं किया वो नष्ट हो जाएगा। आज हमारी जनसंख्या किस तरह बढ़ रही है
और हम एक घर से 2 घर 3 घर 4 घर बना रहे हैं। अभी हमने गांव में घर था मेरा, वहाँ ज़मीन कवर कर लिया। इसके बाद मेरे घर के बगल से 4 लेन चला गया, हाईवे चला गया, मैं सड़क पे आ गया, सड़क के किनारे घर बनवा लिया। इसके बाद हुआ मैं शहर में इलाहाबाद में आ जाऊँ, इसके बाद हुआ राजधानी प्रदेश की चला जाऊँ, देश की राजधानी में चला जाऊँ और बड़े बड़े घर बनाऊँ, क्योंकि जिनके पास पैसा है तो हमको छोटे घर आवश्यकता अनुसार ज़मीन को कवर करना चाहिए। 1-2 घर में अपने को समेकित करना चाहिए, क्योंकि आपका परिवार कहाँ रहे, कैसे रहेगा। दूसरी चीज़, गंगा को हम माता कहते हैं। गंगा हमारी जीवन रेखा है, लाइफ लाइन है। गंगा सबसे बड़ी नदी देश की है। गंगा में कितने लोग बिजनेस करते हैं, कितने लोगों की आजीविका गंगा पे टिकी है। गंगा से तमाम नहरें निकली गई, हम सिंचाई करते हैं, गंगा में जलचर है। तो हमको गंगा के संरक्षण की ज़रूरत है। हम कहते हैं आप गंगा को साफ मत करिए, गंगा को गंदा मत करिए, गंगा अपने आप साफ हो जाएगी। अभी आप मेले में देखे होंगे कितने लोग आए, नहाए, कपड़े वहीं छोड़ के चले गए। गंगा में है कि आप कपड़े डुबकी लगाओगे, शरीर मलोगे नहीं, शरीर की गंदगी गंगा में नहीं छोड़ोगे, डुबकी लगा के सीधे बाहर आ जाओगे, कुल्ला दातुन मंजन गंगा में नहीं करोगे, खखारोगे नहीं, थूकोगे नहीं, कपड़े भी आप बाहर ले जाओगे। ये गंगा को साफ करने के तरीके हैं। लेकिन हमने क्या किया, गंगा फूल चढ़ा के हमने क्या किया, गंदगी बढ़ा दी, वायु को हमने प्रदूषित किया, जल को प्रदूषित किया। तो आप जल, वायु, जमीन जिससे आप बने हैं उसको आप शुद्ध रखिए, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। जब हमारा इन्वायरमेंट नहीं स्वस्थ है, स्वच्छ है, तो हम स्वस्थ नहीं रह पाते। तीसरी चौथी चीज़ मैं बताता हूँ, हम पाषाण युग में चले थे, पाषाण युग से लौह युग में आए, फिर ताम्र युग में आए, फिर कभी स्वर्णिम युग रहा होगा, भारत सोने की चिड़िया कहलाता, ठीक है कहलाता था। आप क्या है, आज हम प्लास्टिक युग में जी रहे हैं। मैं 4000 रुपये की साइकिल से चलता हूँ और 400 से 1000 रुपये की बोतल में पानी पीता हूँ। आपको आश्चर्य होगा, आज तक मैंने एक भी प्लास्टिक की बोतल और पानी नहीं खरीदा है। मैं घर से पानी लेके चलता हूँ, मेटेलिक बोतल में रखता हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ, 4000 की साइकिल से चलने वाला NB सिंह अगर 400 से 1000 रुपये की मेटेलिक बोतल में पानी पीता है तो 4 लाख से 12 करोड़ की कारों पे चलने वाले प्लास्टिक की बोतल में पानी क्यों पीते हैं? कम से कम सोने चांदी के बर्तन में पानी उनको पीना चाहिए यथाशक्ति। तो प्लास्टिक क्यों? उस प्लास्टिक की लाइफ 400 साल है। सुन लीजिए, प्लास्टिक 400 साल है। और हम आप लोगों से कहेंगे, घर में मम्मी चिप्स बना करता था, साल भर लोग खाते थे, कोई मेहमान आता था मम्मी चिप्स खाता था, कोई आए चिप्स तल दो, पापड़ तल दो। आज क्या है, एक आधी आलू का अंकल चिप्स 5 रुपए का हवा भरा हुआ पैकेट और 100 साल की लाइफ वाला प्लास्टिक, इसको हम खरीदते हैं। तो आप अंकल चिप्स की जगह मम्मी चिप्स पे आइए। गाय को सड़क पे छोड़ने की जगह, एक लिविंग इंडस्ट्री थी गाय, दूध सबको चाहिए, गाय नहीं चाहिए। गाय की कहता पूरा सभी देवताओं को वास होता है, गाय को आपने सड़क पे छोड़ दिया है। गाय एग्रो बेस्ड खाती थी, खेती के एग्रो बेस्ड खाती थी और गोबर करती थी, दूध देती थी, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती थी। आज कीटनाशक फर्टिलाइज़र युक्त खेती हो रही है। तो दिल्ली गैस चैम्बर कैसे बना? पराली जला करके। अगर गाय होती तो पराली को जलाने की ज़रूरत नहीं थी, और आज के 20 साल पहले पराली भी नहीं जलाते थे। आपसे कोई पूछे कूड़ा फेफड़े में कैसे भरोगे? वेरी गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। कह देंगे कूड़ा जला देंगे और धुआं को फेफड़े में भर लेंगे। फेफड़ा 2 ही है, दूसरा नहीं मिलना है। तो बायोमास बर्निंग रोकिए, गाय को घर में रखिए। हमारे देश में 14 लाख करोड़ लीटर प्रतिदिन दूध का उत्पादन है। 14 लाख करोड़ लीटर दूध का उत्पादन है प्रतिदिन, उत्पादन है, और सप्लाई है 64 लाख करोड़ लीटर प्रतिदिन। हे बुद्धिजीवियों, 50 लाख करोड़ लीटर दूध आता कहाँ से है? तो आपको दूध चाहिए, गाय नहीं चाहिए। गाय पूजा की वस्तु मत बनाइए, गाय पालिए। मैं सबसे अनुरोध करूँ, गाय पालिए। आप मेटेलिक बोतल रखिए, मूर्तियों का विसर्जन मत करिए। जिन मूर्ति को आप रखते हैं घर में,
1 साल पूजा करके क्यों फेंक देते हैं? 1 साल दो ट्रेन में आपसे दोस्ती हो गई, कोई बैठता है, और आपके देवता, इस देवता आपके घर में 1 साल से हैं, उनको आपने 1 साल बाद उठा के फेंक दिया। उसमें जो पेंट है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक पेंट है, वो कहाँ जाएगा? टॉक्सिक मटेरियल कहाँ जाएंगे? सोने चांदी की मूर्ति रख लीजिए और मूर्ति विसर्जन मत करिए। वो भी मूर्ति विसर्जन, अभी आप चले जाइए एकादशी को, धनतेरस को, इसी चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में देखिए, कम से कम 50 बैग्स गौरी गणेश लक्ष्मी के भरे हुए आपको मिलेंगे। क्यों? ऐसा क्यों है? तो इस देवता से जीवन भर के लिए प्रेम करिए, साल भर के लिए मत करिए। मूर्ति विसर्जन करेंगे, जलवायु जमीन तीनों दुष्ट होगा। प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करिए, पैदल यात्रा करिए, कम दूरी की यात्रा, सब्जी खरीदने जाइए पैदल जाइए या साइकिल से जाइए, आप स्वस्थ रहोगे, लड्डू खा सकते हो, क्योंकि हमारे सभी देवता लड्डू खाते हैं, तो हम नमकीन क्यों खाएंगे? हम तो लड्डू खाने के लिए पैदा हुए। जब देवता लड्डू, हम लड्डू नहीं खाएंगे, देवता को लड्डू कैसे खिलाएंगे? तो आप पर्यावरण को स्वच्छ रखो, प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित करो। वृक्ष जलवायु जमीन तीनों को शुद्ध करते हैं, 60 डिग्री सेल्सियस तापमान कम करते हैं। कोरोना में मैं अपने घर में कूलर भी नहीं चलाता था, एसी तो मेरे घर में है ही नहीं है, कूलर भी नहीं चलाता था। होलिका दहन, दिवाली जैसे आप पटाखे जलाते हो, घर की सफाई के त्यौहार है, होलिका के दिन होलिका जल गई, जिस दिन जली उसी दिन पैदा हो गई। आप लकड़ी खरीदोगे, पेड़ काटोगे, जलाओगे, 4 दिन जलता रहेगा, धुआं आपके फेफड़े में जाएगा। होली दिवाली मनाते हो, सब स्वच्छता का त्यौहार है, एनवायरनमेंट को दूषित करते हो। तमाम मीडिया के लोग हमसे पूछते हैं, सर AQI कितना हुआ, एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है इस समय, बड़ा धुआं है, फोटो स्मॉग है, कैसे सफाई होगी? क्यों पटाखे जलाते हो? पड़ोसी की जलाने के लिए कि अपने फेफड़े को ख़राब करने के लिए? तो आप, मेरा स्लोगन है बी ग्रीन बाय ग्रीन, प्रसन्न रहिए और प्रदूषण मुक्त सामान खरीदिए। ट्रीज आर सिग्नेचर्स, पुट सिग्नेचर शानदार। हम सांप बचाते हैं, और एक लाइन में कहना चाहता हूँ, हम मनुष्य से डरते हैं, सांप से नहीं डरते, क्योंकि सर सांप पकड़ते हैं। आइए आगे। आप बहुत बच्चों को पढ़ा चुके हैं। हमारी जो ये पेड़ों को संरक्षित करना, प्रकृति को संरक्षित करना, प्रदूषण से बचाव करना, ये बताइए कि सिर्फ नोटबुक और बुक तक, और उसके बाद कॉपी किताब को बैग में और क्लासरूम तक ही सीमित है सर, उसके आगे बढ़ नहीं पा रहा सर, इसका क्या कारण है? देखिए, जागरूकता के, एक तो जागरूकता का भाव है, दूसरे मैंने कहा यू आर द बेस्ट सिग्नेचर ऑफ नेचर। आप प्रकृति की सुंदर कृति हो, आपको समझाने की ही ज़रूरत नहीं, आप सब जानते हो कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है। लेकिन जानते हुए भी जितना वृक्ष नहीं लगाते उससे ज़्यादा काट देते हो। इसका मतलब जान के जितना चिड़िया ज़्यादा नहीं बचाते उससे ज़्यादा मार देते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, किसी भी कारण से। उनका जैसे प्राकृतिक आवास, अब सोशल मीडिया पर आप हर समय शेयर करते हो, गौरैया शेयर कर देते हो, नीलकंठ विजयदशमी के दिन शेयर करते हो, बलचर शेयर कर देते हो, जल की संरक्षण की बात कर देते हो, पृथ्वी संरक्षण की बात करते हो, जैव विविधता में सभी आ जाते हैं, जीव जंतु वनस्पतियाँ। हमारे पूर्वजों ने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए ही जीव जंतु वनस्पति नदी पहाड़ को देवी देवताओं से जोड़ा था, ये सब जानते हैं। लेकिन हम लोग उस तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उस तरफ तब ध्यान देंगे जब स्थितियां हमारे नियंत्रण के बाहर हो जाएंगी। सभी जानते हैं, आप प्रकृति की सुंदर रचना हो, आप उत्जीवी हो, आप जैसा इस दुनिया में और कोई जीव नहीं है, तो आपकी जिम्मेदारी अधिक है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पर्यावरण विज्ञान सब जगह पढ़ाया जाएगा, अब कहीं कहीं पढ़ाया जाता है। ज़्यादातर विश्वविद्यालय में पर्यावरण विज्ञान पढ़ाया जाने लगा है, इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ाई जाने लगी है, लेकिन केवल पढ़ करके लोग किताब तक छोड़ दे रहे हैं, उसको कार्य रूप नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैं बताता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ कि आप क्या करोगे। अगर मैं साइकिल चलाता हूँ तो इसलिए नहीं चलाता हूँ अपने लिए, मैं लोगों को दिखाने के लिए कि 3 लाख की तनख्वाह महीना 3 लाख की तनख्वाह पाने वाला प्रोफेसर NB सिंह, 68,000 इनकम टैक्स देने वाला प्रोफेसर NB सिंह हर महीने साइकिल से ही चलता है, और साइकिल से हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। तो भौतिकता में हम क्यों जिएँ?
हम मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक के लिए क्यों परेशान हो, योग के लिए क्यों परेशान हो। मेरे हिसाब से साइकिलिंग इज़ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज़ गुड एक्सरसाइज। तो हम समय नहीं बर्बाद करते जी सर। हम साइकिल से चल करके प्रदूषण भी बचाते हैं, अपना काम भी कर लेते हैं, धन भी बचाते हैं, पेट्रोल भी बचाते हैं, जीएसटी भी बचाते हैं। सब बचा करके उसको मैं समाज के लिए, पर्यावरण के लिए खर्च करता हूँ। तो जागरूक सभी हैं और हमारे तमाम नीति निर्देशक सिद्धांत भी कहते हैं, सब जानते हैं। लेकिन आप एक लाइन को पढ़ते हो तो उसको ग्रहण करो, ठीक से उस पर मनन करो कि ये किस लिए है, क्या है इसका अर्थ जी। तो बेस्ट सिग्नेचर होने के नाते प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करिए, अधिक से अधिक वृक्ष लगाइए, जीव जंतु वनस्पतियों को बचाइए। जी जी सर, थैंक यू। प्रोफेसर NB सिंह साहब, आपने ये समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपके इस प्रेरणादायक बातों से जो हमारे दर्शक हैं वो जरूर प्रेरित होंगे और पर्यावरण को संरक्षित करने का काम करेंगे, प्रदूषण को नियंत्रित करने का काम करेंगे। और जो लोग चैनल पर नए हैं, आप सभी से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं ये आपका सब्सक्रिप्शन और ये आपका जो कमेंट है और आपका लाइक और शेयर मेरे लिए बिग मोटिवेशन है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।